है ना। फिर भी हम वेंटिलेटर सेट कैसे करना है, जो हम ये मैके यूज़ करते हैं, मैके में डिजिटल फ्लो सेंसर नहीं है। इसमें जो ये फ्लो सेंसर है, डिजिटल फ्लो सेंसर, ये एक एक्स्ट्रा है। अभी इसको डिजिटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि पेशेंट एंड की तरफ आता है। जो मैके का फ्लो सेंसर है, अगर समझो मैंने इसको हटा दिया तो उसका समझो अगर ये कनेक्शन में नहीं है तो इसका फ्लो सेंसर कहाँ पे रहेगा, वो मशीन के अंदर रहता है। जो मैके के अंदर हम देखते हैं ना, उसका फ्लो सेंसर मशीन के अंदर रहता है। तो जैसे पेशेंट ने हवा एक्सेल किया, वो एक्सेल करने के बाद एक्सपिरेटरी लिम्ब से जाएगा, फिर एक्सपिरेटरी पोर्ट पे जाएगा और फिर वेंटिलेटर उसने सेंस करेगा कि उसने कितना ये लिया है करके, है ना, कितना फ्लो एक्सेल किया है करके। जब आप इसको यहाँ पे लगा देते हैं तो ये जैसे ही पेशेंट एक्सेल करेगा ईटी से तुरंत सेंस कर लेगा। तो ये ज़्यादा रिलायबल है, ये ज़्यादा एक्यूरेट है। ये इतना एक्यूरेट क्यों चाहिए, क्योंकि हम नियोनेट को वेंटिलेट कर रहे हैं। तो नियोनेट को वेंटिलेट करने के लिए हमको डिजिटल फ्लो सेंसर चाहिए होता है। जब छोटे इन्फेंट्स है 4-5 किलो के या फिर अपने नियोनेट्स है तो उसमें डिजिटल फ्लो सेंसर बहुत ज़रूरी होता है। तो ट्यूबिंग कैसे लगाते, तो यहाँ पे इंस्पिरेटरी पोर्ट के सामने इंस्पिरेटरी लिखा हुआ है, एक्सपिरेटरी पोर्ट के सामने एक्सपिरेटरी पोर्ट लिखा है। इसके अलावा इन्होंने ये एक प्रेशर ट्यूबिंग भी है ना। अगर ये भी नहीं है तो भी आपका वेंटिलेटर काम नहीं करेगा। ये प्रेशर ट्यूबिंग एक एक्स्ट्रा दिख रही है, दूसरा एक डिजिटल फ्लो सेंसर दिख रहा है। तो इंस्पिरेटरी सर्किट से हवा पेशेंट को जाएगी और जाने से पहले हम उसको वार्म और ह्यूमिडिफाइड करेंगे। इसलिए सबसे पहले एयर आएगी ह्यूमिडिफायर में, है ना। इसका बेस रहेगा, बेस उसको गर्म करेगा, इसके अंदर जो वाटर रहेगा उसको गर्म करके उसके अंदर की एयर वार्म ह्यूमिडिफाइड होगी और वो वार्म ह्यूमिडिफाइड होने के बाद में पेशेंट को जाएगी। पेशेंट जब एक्सेल करेगा तो एक्सेल की हुई जो एयर है वो वापस से वेंटिलेटर पे जाएगी। तो ये ट्यूबिंग यहाँ पे कनेक्ट होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो है ये ट्यूबिंग को यहाँ से एक कॉर्ड यहाँ पे कनेक्ट होता है। ये कौन सा है, ये पावर सप्लाई है। जो इसके अंदर की वायर है ना, इसके अंदर इसको गर्म करने के लिए यहाँ पे इन्होंने ये पावर प्लग दिया हुआ है। मतलब यहाँ से पावर ट्यूबिंग के ये अंदर के वायर को मिलेगा, वो गर्म होगा, जिसके कारण से जो हवा अंदर आ रही है वो भी गर्म होगी। दूसरा यहाँ पे एक सेंसर दिया है और एक सेंसर पेशेंट के पास में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ का कितना टेम्परेचर है और यहाँ का कितना टेम्परेचर है, उस हिसाब से इसकी ये प्लेट हीट करेगी ह्यूमिडिफायर की। अगर समझो पेशेंट के पास में हवा जो जा रही है वो ठंडी है तो यहाँ से इसका टेम्परेचर बढ़ा देगा, ठीक है। और अगर समझो यहाँ का टेम्परेचर बराबर है लेकिन यहाँ का टेम्परेचर कम है तो वो ये वायर का टेम्परेचर बढ़ा देगा, जिसके कारण से जो हवा यहाँ से यहाँ तक जा रही है पेशेंट तक के वो वार्म रहे, है ना। हमको कैसे पता चलेगा कि ये वार्म काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप इसको हाथ लगा के देख सकते हैं। अगर ये गर्म है मतलब ये आपका जो ह्यूमिडिफायर है, वार्मर है, ये काम कर रहा है, ये जो ह्यूमिडिफायर है वो काम कर रहा है, अदरवाइज ये वार्म नहीं होगा। अब जो एक्सपिरेटरी लिम्ब है, एक्सपिरेटरी लिम्ब मतलब जो एक्सेल की हुई एयर है उसकी ट्यूबिंग दो प्रकार के आते हैं। यहाँ पे क्या किया इन्होंने, इस पे भी बेस दिया हुआ है, यहाँ पे भी इसको भी हीट किया हुआ है, हीटेड वायर है इसके अंदर। ये थोड़ी कॉस्टली आएगी लेकिन इसमें फिर कंडेंसेशन नहीं होगा, भाप नहीं बनेगी। जो भी पेशेंट ने एक्सेल की है हवा उसका भाप नहीं बनेगा। तो भाप नहीं बनेगा तो जिसके कारण से हमको इसको ट्रैप की जरूरत नहीं होती। अगर इसमें अब हीटेड वायर नहीं है एक्सपिरेटरी लिम्ब में तो आपको ट्रैप दिखेगा यहाँ पे, है ना। इसलिए किसी ट्यूबिंग में हमको ट्रैप दिखता, किसी ट्यूबिंग में हमको ट्रैप नहीं दिखता। इसमें ट्रैप क्यों नहीं है, क्योंकि इसको हीटेड वायर है। अब ऐसा हो सकता क्या कि कोई कनेक्शन यहाँ लगाने के बजाय यहाँ लगा दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसको अगर हम देखें तो इसमें दो ही पोर्ट है, ठीक है। और जो इसके नीचे वाला है उसका इसके अंदर 3 पोर्ट रहते हैं, ठीक है। तो जो जहाँ पे लगना है वहीं पे लगेगा, यहाँ का कनेक्शन वहाँ पे लगेगा नहीं, ठीक है। तो आपने यहाँ से कनेक्ट किया, यहाँ से ये हीट होके आई, फिर एक्सेल करके वापस इसके अंदर चले गए। अब इसको शुरू करने से पहले ये जो इसका जो प्रेशर ट्यूबिंग है इसका कनेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये निकल गया तो भी आपका वेंटी अलार्म देगा, तो इसको कनेक्ट करना ज़रूरी है। यहाँ पे सेंसर है, यहाँ पे ये टेम्परेचर सेंसर है और यहाँ पे डिजिटल फ्लो सेंसर है।
डिजिटल फ्लो सेंसर को पहले कैलिब्रेट करना पड़ेगा अपने को, बिना कैलिब्रेट किए ये काम नहीं करता। स्क्रीन पे ले लो सिस्टर, है ना। तो जब तक कि ये फ्लो सेंसर आपका कनेक्टेड नहीं रहेगा, यहाँ पे ग्रीन आपको वेव्स नहीं दिखेंगे। ये पेशेंट का एफर्ट सेंस करता है। जैसे पेशेंट अगर एक्सेल कर रहा है, खुद से ब्रीथ लेने की कोशिश कर रहा है, तो उसके एफर्ट को सेंस करके ये ब्रीथ को उस हिसाब से एडजस्ट करता है। तो क्योंकि ये अभी फ्लो सेंस नहीं कर रहा है, इसलिए आपको अलार्म आएंगे अलग अलग। तो जब भी आपको इसको फ्लो सेंसर को कैलिब्रेट करना है ना, वहाँ पे अलार्म आएगा, फ्लो सेंसर कैलिब्रेशन इज रिक्वायर्ड। तो ये जो बटन है इसको आपको प्रेस करना है। ये प्रेस करने के बाद में यहाँ पे क्या आ रहा है, कनेक्टेड दिखा रहा है। इसको मैं दिखाने के लिए, डेमो के लिए इसको टर्न ऑफ कर देता हूँ। तो फ्लो सेंसर ऑफ दिखाया है। तो सबसे पहले इसको ऑन करना पड़ेगा आपको। तो जैसे ही आप इसको ऑन करोगे ये कनेक्टेड दिखाएगा। अभी इसको आपको कैलिब्रेट करना है। फ्लो को कैलिब्रेट करने के लिए आपको इसको इस तरीके से ऑक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। ऑक्लूड करने के बाद में आपको फ्लो कैलिब्रेशन का बटन दबाना है। हाँ, तो जब ये ग्रीन लाइन बीच में आएगी और यहाँ पे कैलिब्रेटेड लिख के आएगा, इसका मतलब आपका फ्लो सेंसर कैलिब्रेट हुआ है। अगर ये नहीं किया तो फिर वेंटिलेटर जो स्पॉन्टेनियस मोड है उस पर काम नहीं करेगा। जो मैंडेटरी ब्रीथ है वो देगा, लेकिन पेशेंट का एफर्ट सेंस करके उस हिसाब से जो ब्रीदिंग में मॉडिफिकेशन होना चाहिए, वेंटिलेटर के ब्रीथ में मॉडिफिकेशन होना चाहिए, वो नहीं होगा, ठीक है। अब हम समझते हैं इसका क्या है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको टर्न ऑफ कर देता हूँ। अब मैंने इसको टर्न ऑफ कर दिया। अभी हम देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे जो मेरे SIMV मोड प्लस प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन दिख रहा है, ये डीसिलेक्ट हो गया, है ना। बाकी सारे ब्लू है। ये ब्लू है क्या नहीं, ये ग्रे हो गया, क्योंकि मैं अभी इसको सिलेक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं सिलेक्ट कर सकता? क्योंकि जो सेंसर है वो मैंने हटा दिया। और यहाँ पे ग्रीन से आ रहे क्या? नहीं यार, मैं इसको अगर स्टिमुलेट भी करूँ, है ना, तो भी यहाँ पे ग्रीन कुछ भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा ग्रीन? क्योंकि फ्लो सेंसर आपका कैलिब्रेटेड नहीं है। और यहाँ पे क्या लिखा है? फ्लो सेंसर कैलिब्रेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अगर आप फ्लो सेंसर नहीं देंगे, फ्लो सेंसर को अगर आप ऑफ करके लगेंगे, तो आप स्पॉन्टेनियस मोड या फिर जो सिंक्रोनाइजेशन जो हम बोलते हैं, पेशेंट के एफर्ट के साथ में सिंक्रोनाइज करना, वो फंक्शन आप वेंटिलेटर का यूज नहीं कर सकोगे। तो इसलिए सबसे पहले हमको कैलिब्रेट करना है। कैलिब्रेट करने के लिए यहाँ से जाना है। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, है ना, और फिर से देखते हैं, तो अब देखो सारे एक्टिव हो गए। और अगर मैं इसको हाथ हिलाता हूँ तो ग्रीन आ रहा है लाइन। ग्रीन क्या दिखाता है? ग्रीन दिखाता है कि पेशेंट एफर्ट्स ले रहा है या नहीं, पेशेंट्स एफर्ट्स है या नहीं है। तो इसके मोड्स हैं। अब जो पहला है IPPV, इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, ये अम्बूबैग की तरह है। अभी देखो ये अलार्म दे रहा है, फ्लो सेंसर कैलिब्रेशन इज रिक्वायर्ड। तो हमको क्या करना पड़ेगा? फ्लो सेंसर को पहले फिर से कैलिब्रेट करना पड़ेगा। कैलिब्रेट करने के बाद हमने फिर से इसको कनेक्ट कर दिया। अब ये इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन क्या है? ये अम्बूबैग के जैसा काम करेगा। आपने जितना रेट सेट करके रखा है, समझो आपने 30 का रेट सेट करके रखा है, तो वो 30 का ही ब्रीथ देगा। वो ये नहीं देखेगा पेशेंट ब्रीथ ले रहा है कि नहीं ले रहा है, या फिर पेशेंट को समझो 60 का रेस्पिरेशन लेना है, लेकिन आपने ब्रीथ कितने का सेट करके रखा है? 30 का, तो वो 30 ब्रीथ देगा। मैं इसको यहाँ पे स्टिमुलेट भी कर रहा हूँ, तो भी कोई ग्रीन आ गया यहाँ पे, तो मतलब पेशेंट खांसेगा, है ना, जोर से सांस लेगा, कुछ भी होगा, तो भी ये वेंटिलेटर उसकी सुनने वाला नहीं है। वो अपने मन से 30 ब्रीथ देता रहेगा। वही अगर मैं सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देता हूँ, तो क्या हो रहा है? अगर मैं इसको थोड़ा भी स्टिमुलेट करता हूँ तो वो अपना रेट बढ़ा लेगा। देखा, थोड़ा फास्ट ले रहा है ब्रीदिंग अभी। तो जो भी पेशेंट के एफर्ट है उसको सेंस करके वेंटिलेटर ब्रीथ देगा। जबकि मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी 30 ही सेट की थी, है ना, लेकिन फ्रीक्वेंसी कहाँ तक गई? 98 तक के गई थी। क्यों? क्योंकि पेशेंट ब्रीदिंग फास्ट कर रहा था। तो हमको कभी भी वेंटिलेटर सेट करना है तो कौन से इसमें करेंगे हम? सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन पे, है ना। अब ये IPPV मोड क्यों दिया है?
वो छोड़ दो, है ना, वो किसी स्पेसिफिक कंडीशन में फिर दिया है अपना, ये याद रखना। अब SIMV भी इसमें दिया। अब SIMV बाकी वेंटिलेटर के जैसा ही है। SIMV का क्या सिग्निफिकेंस है? SIMV क्या काम करता है? ये सिंक्रोनाइज करता है पेशेंट के साथ में, है ना। सिंक्रोनाइज करता है मतलब अगर समझो कोई पेशेंट है, वो देगा, अपने 30 ब्रीथ दिए, वो 30 ब्रीथ तो देगा ही। वो पेशेंट ने एफर्ट्स लिए या नहीं लिए, उसके ऊपर पेशेंट अपना ब्रीथ खुद ले सकता है अगर उसने चाहा तो, ठीक है। अगर वो उसके बीच में भी अगर ब्रीथ लेना चाहता है तो वो ले सकता है, लेकिन वो ब्रीथ सपोर्टेड नहीं रहेंगे। समझे? ये लाइनें देखी आपने, छोटी छोटी लाइनें हैं। वही हमने SIMV में क्या देखा था, अगर इसने कुछ भी किया तो पूरी बड़ी बड़ी लाइनें आ रही थी। मतलब उसने जितनी बार सांस लिया उतनी बार उसने 16 का पीप दिया उसको, PIP दिया उसको, कि हर ब्रीथ को सपोर्ट किया। वही SIMV पे करेंगे तो क्या होगा, ये आना चाहिए स्टेज में। अगर हम करेंगे तो सिर्फ 30 ही बड़े देगा वो, बाकी सारे छोटे छोटे ब्रीथ देगा। तेरे को लेना है तो ले, रोकेगा नहीं वो, लेकिन बड़े ब्रीथ 30 ही देगा। समझे? जो 16 का पीप आपने लगा के रखा है उतने वो गिन के 30 ही देगा, क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी 30 की रखी हुई है। फायदा क्या है कि पेशेंट खुद से ब्रीथ ले सकता है इसमें। और अगर समझो ब्रीथ उसने थोड़ा आगे पीछे किया तो वो सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करेगा। मतलब बच्चा जब इनहेलेशन कर रहा है तो इनहेलेशन के टाइम पे इनहेलेशन देने की कोशिश करेगा। अगर बच्चा एक्सेल कर रहा है तो वो रुक जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा है उसने, सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन, SIMV। अब जो हमने देखा कि ये जो ब्रीथ ले रहा है बीच बीच में बच्चा, उसको सपोर्ट नहीं है ना, तो बच्चे ने जितना खींचा उतना दे रहा है, तो उसको भी अपन सपोर्ट कर सकते क्या। तो उसके लिए उन्होंने फिर दिया SIMV विथ प्रेशर सपोर्ट। अब इसमें प्रेशर सपोर्ट एक्टिवेट हो गया, इसको तुम ऐड हम कर सकते हो, ठीक है। SIMV में जाएंगे तो ये यहाँ पे नहीं था, प्रेशर सपोर्ट नहीं था। जैसे आपने SIMV विथ प्रेशर सपोर्ट किया, यहाँ पे आपका प्रेशर सपोर्ट आ गया। तो इसके बाद अगर पेशेंट सांस लेता है ना, तो यहाँ पे ये दिख रहे ग्रीन, ये 9 तक के सपोर्ट किया। क्योंकि आपने यहाँ पे 9 पे सपोर्ट करके रखा था। अगर आप इसको 12 कर दोगे और उसके बाद लोगे, ठीक है, तो ये ग्रीन लाइन कौन सी, कहाँ तक के आ गई, 12 तक के आ गई। तो जितने का आप प्रेशर सपोर्ट सेट करोगे उतने का प्रेशर सपोर्ट देगा ये स्पॉन्टेनियस ब्रीथ को। बाकी जो उसके मैंडेटरी ब्रीथ है, जो 30 ब्रीथ आपने सेट करके रखे हुए, उसको तो 16 का देगा पूरा, है ना। लेकिन जो बच्चा बीच बीच में खुद से सांस ले रहा है उसको वो 12 तक के सपोर्ट करेगा, क्योंकि आपने 12 का सपोर्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का विनिंग मोड है। आप SIMV विद प्रेशर सपोर्ट पे डाल सकते हैं, फिर प्रेशर सपोर्ट को आप धीरे धीरे कम कर सकते हैं, कम करके फिर प्रेशर सपोर्ट हटा दो। बिना सपोर्ट के बच्चा कैसा रहता है वो भी देख सकते हैं। और सबसे आखिरी में है प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन। अब प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन में क्या रहता है, जितने भी ब्रीथ बच्चा लेगा उसको वेंटिलेटर सपोर्ट करेगा, लेकिन खुद से ज्यादा ब्रीथ देगा क्या, नहीं। जो मैंडेटरी 30 ब्रीथ हमने लगा के रखे थे वैसा रहेगा क्या, नहीं, है ना। और इसमें कितना वो सपोर्ट देगा, जितना आपने यहाँ पे सेट किया हुआ। जैसे यहाँ पे 12 सेट किया तो 12 का देगा। अगर मैं इसको कम करके 9 कर देता हूं तो अगर समझो इसको अपन कम कर देते तो कम हो गया, समझे। तो जितना आप प्रेशर सपोर्ट दोगे उतना ही देगा। लेकिन समझो बच्चे ने सांस ही नहीं लिया तो उसने बैकअप का भी यहाँ पे दे के रखा है। अगर समझो इसने सांस ही नहीं लिया, एपनिया वेंटिलेशन एक्टिवेटेड, उन्होंने बोला, क्या बोला कि बच्चा सांस नहीं ले रहा, वेंटिलेटर ने उसको बैकअप वेंटिलेशन देना शुरू कर दिया। नहीं तो क्या होगा, हमने प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन लगा के रखा है और बच्चे ने सांस नहीं लिया तो क्या होगा, एकदम से बच्चा खराब होने के बाद ध्यान में आएगा या फिर डिसैचुरेट होने के बाद में आएगा। वही अगर मेरे को ये अलार्म दिख गया तो मुझे क्या पता चलेगा, बच्चा खुद से सांस ही नहीं ले रहा। इसको प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन पे डालना बेकार है ना। तो ऐसे पेशेंट को फिर से मैं SIPP पे लेके आऊंगा, समझा। इसके अलावा ये जो है यहाँ के ये सारे नॉन इन्वेजिव मोड है। नॉन इन्वेजिव मतलब ET पे नहीं लगाना है। जैसे आप नेजल प्रोंग लगा के उसको CPAP दे सकते हैं। अब CPAP में क्या रहेगा, ये ऊपर के रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे। वो कॉन्स्टेंटली जितने का आप प्रेशर सेट करोगे, CPAP को
6 का है, 6 का सेट कर दिया तो 6 का पीप कंटिन्यूसली जाता रहेगा, बच्चा उस पर खुद से ब्रीथ कर सकेगा। ब्रीथ करेगा तो वो दिखेगा अपने को कि बच्चा ब्रीथ कर रहा है करके, लेकिन वेंटिलेटर कुछ भी सपोर्ट नहीं करेगा, ना वो प्रेशर सपोर्ट देगा ना वो पीआईपी देगा, समझे। वही नेजल सीपैप पे नेजल सीपैप भी है इसमें। अब नेजल सीपैप भी सेम कंडीशन है, ठीक है। और डीओपैप क्या है, डीओपैप में आप सीपैप और डीओ दोनों को एडजस्ट करते हैं, लेकिन ये अभी क्यों नहीं दिख रहा इसमें, क्योंकि उसके जो सेटिंग्स है, जो सर्किट है वो अलग है ना। डीओपैप का सर्किट अलग है, डीओपैप का सर्किट के ऊपर एक दिन अलग से करेंगे, उसका पूरा ट्यूबिंग्स पूरी तरह से अलग होते हैं इसके, ये यहाँ के भी अलग होते हैं, समझा, ठीक है। अब कभी कभी इसमें और कुछ चीजें जो हमको पता होनी चाहिए, जैसे इसमें ऑटो सेंसर दिया हुआ है ना। कभी कभी यहाँ पे अलार्म आता है कि O2 नॉट वर्किंग, O2 नॉट वर्किंग, इसको आप टर्न ऑफ कर सकते हो, है ना। तो अभी जब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे एक कॉलम में हमको ऑक्सीजन दिखता है, हाँ, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रहा है हमको 20%, है ना। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे ऑफ दिखेगा आप, ठीक है। तो बहुत बार अगर O2 सेंसर खराब हो गया तो कंटिन्यूअसली अलार्म देते रहता है, O2 सेंसर कैलिब्रेशन रिक्वायर्ड, O2 सेंसर कैलिब्रेशन रिक्वायर्ड, तो अननेसेसरी वो बीप करते रहता है। तो हमने बीच में क्या किया था, उसको ऑफ कर दिया है। अननेसेसरी इसको ऑफ रखना है क्या, नहीं, अभी ये काम कर रहा है तो इसको हमेशा ऑन रखना है अपने को, ठीक है। ऑन करने के बाद में आया क्या, यहाँ पे थोड़ी देर के बाद में अपना आ जाएगा, ये राउंड हो रहा है, थोड़ी देर के बाद में O2 दिखा देगा वो। ये बटन काय के लिए है, ये अलार्म लिमिट सेट करने के लिए, है ना। तो जैसे ये टाइडल वॉल्यूम, इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट आप सेट कर सकते हो इस हिसाब से, है ना। मिनट वॉल्यूम, पीआईपी, पीप, तो ये जब भी रेंज चेंज होगा तो आपका अलार्म बजेगा, समझे। जैसे ये फ्रीक्वेंसी है, अपर लिमिट क्या करके रखा है यहाँ पे 100, वो 100 नहीं होना, 125 वगैरह नहीं होना चाहिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप 100 कर सकते हो। तो 100 के ऊपर जब भी रेस्पिरेशन जाएगा ये अलार्म देगा। वैसे ही आप इसको मिनट वॉल्यूम को भी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, कि इससे ज़्यादा हो तो मुझे अलार्म चाहिए, तो ये बटन से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। होम दबाएंगे तो फिर से आ जाएगा। ये अलार्म साइलेंस के लिए, ये ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको सक्शन करना है, ठीक है, तो सक्शन करने के लिए यहाँ पे जाके आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जब भी आप इसको दबाएंगे, आप दबाएंगे तो 21% का 35% हो जाएगा अपने वहाँ, जैसे मैं दबा रहा हूँ अभी उसको, तो 120 सेकंड के लिए वो क्या हो गया, 35% का ऑक्सीजन देगा। क्यों किया हमने ये, क्योंकि हम सक्शन करने के पहले चाहते हैं कि बच्चे का थोड़ा सा ऑक्सीजन सैचुरेशन ऊपर आ जाए, तो उसके लिए हमने ये O2 फ्लश दबाया। जब तक ये 106 सेकंड और ये ऑक्सीजन ज़्यादा देगा बच्चे को, तो आपको हर बार सक्शन करने के पहले FiO2 बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। या फिर कोई बच्चा डिसैचुरेट हो गया, तुरंत से ऑक्सीजन बढ़ाना है लेकिन बहुत ज़्यादा डिसैचुरेट नहीं हुआ है, हमको 5-10% का भी चलेगा, उस हिसाब से यहाँ पे सेट कर दो और उसको शुरू कर दो। जैसे ये बटन दबाओगे एक बटन में शुरू हो जाएगा। ये काय के लिए है, ये नेबुलाइजर के लिए है ना, ये नेबुलाइजर के लिए रहता है। ये कौन सा बटन है ना, ये मैनुअल ब्रीद है। जैसे आपको अंबू करना है ना, अगर अंबू नहीं करना आपको तो आप ये बटन से बच्चे को मैनुअल ब्रीद दे सकते हैं। ये क्या पे लिख रहा है, मैनुअल ब्रीद, है ना। तो इसको अपने हिसाब से आप दे सकते हो। जैसे मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा लंबा रेस्पिरेशन देना है ना, तो भी मैं ऐसे कर सकता हूँ। या फिर मेरे को रैपिडली ब्रीदिंग करना है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। जस्ट उसको अंबू कनेक्ट करने की जरूरत है क्या, नहीं, आप सिर्फ बटन से भी उसको ब्रीदिंग दे सकते हो। ये क्या के लिए है, ये ग्राफ दिखाता है ना, अलग अलग तरह के ग्राफ दिखाता है। आप इसमें ये वाला ग्राफ भी देख सकते हो। तो ये डिपेंड ऑन कंडीशन, आपको अगर बेबी का अगर ग्राफ देखना है तो देना है। अभी ये EtCO2 SpO2 इसका फंक्शन नहीं है। ये जो एडवांस वेंटिलेटर है उसमें हमको कुछ चीज़ें खरीदनी पड़ती है, उसके बाद में आप EtCO2 SpO2 भी सारी चीज़ें देख सकते हो। समझा, ये क्या है जो हमने सेट किया है ना, और ये जो एक्चुअल वैल्यू बच्चों को जा रही है। तो इसमें हमने क्या देखा, पीआईपी हमने 16 का सेट किया है, वो 16 का ही जा रहा है। पीप हमने 6 का सेट किया है, वो 6 के करीब जा रहा है।
है ना, ये टाइडल वॉल्यूम, ये यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम VTE देखना बहुत जरूरी है ना। ये क्या दिखा रहा है, एक्सपायरेटरी टाइडल वॉल्यूम है। अगर समझो ये जो लंग्स है ना, इसका ट्यूब अगर मैंने ब्लॉक कर दिया, है ना, VTE क्या हो गया, 0 हो गया। अगर तुम्हारी ट्यूब ब्लॉक होगी तो क्या होगा, VTE 0 दिखाएगा। या फिर समझो वो डिस्कनेक्ट हो गया, पेशेंट एक्सटूबेट हो गया, तो VTE देखो को क्या होता है, VTE को, VTE मतलब एक्सपायरेटरी टाइडल वॉल्यूम। ये हम देखेंगे कि ये बहुत ही फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, इसका 0 हो गया और इसका VTE भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे अभी टाइडल वॉल्यूम जा रहा है और समझो ये ट्यूब यहां से निकल गई, आपका टाइडल वॉल्यूम कम हो गया, है ना, पेशेंट डिस्कनेक्टेड दिखा रहा है यहाँ पे। तो टाइडल वॉल्यूम मतलब एक्सपायरेटरी टाइडल वॉल्यूम है, जितना पेशेंट ने एक्सेल किया, कितना आ रहा है या नहीं आ रहा है वो सेंस करने के लिए आपको टाइडल वॉल्यूम यहाँ पे दिखता है। तो अगर आपका टाइडल वॉल्यूम कम हो रहा है, इसका मतलब आपका पेशेंट प्रॉब्लम में है, या तो उसका ET ब्लॉक है या फिर उसका डिस्कनेक्ट हो गया है ना। तो आपको ऐसे इसमें देखना। अब ये लीकिंग जो है, लीक मतलब ये ट्यूबिंग में कहीं तो लीकिंग, अब ये डेमो की ट्यूबिंग है तो हो सकता है ये कहीं से लीक हो, बार बार यूज करने के कारण इसमें कहीं से लीक आ गया हो। ये 38% लीक है, 20% तक के लीक चलता है, ठीक है। लेकिन अगर समझो कहीं से आपको देखना, अगर लीक दिख रहा है तो आपको हर जगह पे उसको टाइट करके देखना है कि कहीं से कुछ लीक तो नहीं हो रहा, तो वो धीरे धीरे लीक कम हो सकता है ना। अगर मोस्टली ये लीक 0 रहता है, लेकिन 20% तक के लीक हो सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत बार जो बच्चे की ET ट्यूब है उसके आसपास में से भी थोड़ा सा एयर लीक होता है, 20% तक के लीक चलता है। बहुत बार अगर बहुत ज़्यादा लीक है और बच्चा सेटल नहीं हो रहा तो आपको बड़े साइड की ट्यूब डालना पड़ता है, या कभी कभी कफ ट्यूब भी डालना पड़ता है ना। जो बच्चे को बहुत ज़्यादा वेंटिलेटर की सेटिंग नहीं चाहिए, जिसके लंग्स अच्छे हैं, वो बच्चे को थोड़ा लीक ज़्यादा भी रहा तो चलता है। लेकिन ARDS का बच्चा है, अपने पास में बहुत ज़्यादा सेटिंग रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहे हैं और इतना लीक रहेगा तो पीप जनरेट ही नहीं होगा, है ना। जैसा अगर समझो आपने यहाँ पे समझो रखा, अपने 10 का PEEP रखा हुआ है और ये कहीं से तो थोड़ा सा लीक कर रहा है, तो ये पीप 10 का रहेगा क्या? नहीं, ये कम हो जाएगा। क्यों कम हो रहा है ये? क्योंकि पेरिट्यूबल लीक ज़्यादा है, आपका टाइडल वॉल्यूम कम हो गया, है ना। तो इसके लिए आपको जो पेरिट्यूबल लीक है उसका ये लीकेज आपको देखते रहना ज़रूरी है। कभी कितना 90% लीक आ गया था, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया था। तो इस प्रकार से हमको ये मॉनिटर देख के समझना होता है कि पेशेंट का सेटिंग कैसे रखना है करके।